चलिए आज हम लोग संधि चैप्टर को पढ़ते हैं। ओके अरे बोलो भी कुछ। हाँ बोलना भी है, इन्हें कि चुपचाप में सर वीडियो में आ रहे हैं सर। तो आने के लिए ही तो बना रहे हैं, क्यों? चलिए समझते हैं। ओके संधि क्या है? संधि कभी सुने हैं? संधि सुने हैं कभी? संधि क्या होता है? संधि मतलब देखो, संधि होता है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, इसे कहते हैं संधि। ठीक है, दो वर्ण आपस में मिलेंगे उसको क्या कहेंगे? और जब वर पक्ष के लोग और कन्या पक्ष के लोग दोनों आपस में मिलेंगे तो उसको कहते हैं समधि। समधि में मिलते ही नहीं मिलते हैं, उसमें दो लोग मिलते हैं। संधि में दो वर्ण मिलते हैं और समास में दो पद मिलते हैं। बात आ गई समझ में? तीन तरह का मिलन होता है, समधि मिलन, संधि मिलन और समास का मिलन। जब कोई भी शब्द वाक्यों में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? वाक्यों में। अब जैसे मान लो कि यहाँ है जहाँ दो स्वर वर्णों का संयोग हो, ये एक प्रकार का क्या है? वाक्य है। तो इसमें जहां दो स्वर वर्णों का संयोग हो, ये सब क्या है? पद है। बताओ कितने पद हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों क्या हैं? पद हैं, क्योंकि ये वाक्य में लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर इसको अलग अलग कर देंगे, खाली सिर्फ बोलेंगे स्वर, तो वो एक शब्द हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। श्याम क्या हो जाएगा? हिमालय सारे शब्द हो जाएंगे। लेकिन वाक्य में पिरो दिए उसे तो पद हो जाएंगे। तो पद और शब्द में ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो वही कह रहा है, समझिए। संधि, संधि का मतलब क्या होता है? मेल। क्या होता है? मेल, मिल जाना या फिर संयोग। ठीक है, संयोग मन भी होता है मिलना। केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब संयोग करता है तो वाटर बनाता है ना? या फिर मिलन या समझौता या योग, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, संधि का मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होते हैं। विकार का मतलब हो गया नया अर्थ। जब दो वर्ण आपस में मिलेगा तो कुछ नया अर्थ निकालेगा, इसी को कहते हैं क्या? संधि। समझ, जैसे दिया है पद प्लस अर्थ, ये दो क्या है? शब्द हैं। ये दोनों शब्द में देख रहे हो कि पद में अर्थ को जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पदार्थ। पदार्थ बन गया। अब पद का मतलब कोई भी क्या होता है? कोई भी स्थान किसी पद पर है, किसी पोस्ट पर है, वो पद है। और अर्थ का मतलब उसका कोई मीनिंग है ना, मतलब। तो लेकिन दोनों के मिलाने से क्या बन गया? पदार्थ। अब पदार्थ का तीसरा ही मीनिंग निकल गया। पदार्थ का मतलब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो तीसरा अर्थ निकला कि नहीं? एक नया अर्थ निकला कि नहीं? नया अर्थ निकला। तो इसी को क्या कहेंगे हम? नए अर्थ निकलते हैं, यानी कि विकार निकलते हैं। बेकार नहीं समझ जाना, बेकार माने फालतू। विकार यानी नए अर्थ निकलते हैं, तो हम क्या कहेंगे? उसे संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि। उसी तरह से है विद्या। विद्या मतलब क्या हुआ? विद्या है ना, ज्ञान, नॉलेज। और अर्थी मतलब चाहने वाला। ठीक है, अर्थी मतलब चाहने वाला। एक अर्थी मतलब वो भी होता है कंधे पे उठा के चार लोग लेके चल देते हैं हमें, है कि नहीं? तो वो भी अर्थी है। तो वही चीज है कि विद्या को चाहने वाला, यहाँ अर्थी का मतलब चाहने वाला हुआ। जो विद्या चाहता है उसी को कहते हैं विद्यार्थी। एक नया अर्थ निकला, है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है? दो शब्दों का मिलन हो रहा है। दो शब्दों का मिलन हो रहा है, लेकिन दो शब्द में मुख्य रूप से क्या मिल रहे हैं? लेटर मिल रहे हैं। इसमें द और इसमें अ का मिलन हो रहा है। बात आ रही समझ में? किसका किसका मिलन हो रहा है? द और अ का। ठीक है, आगे समझेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, समझिए। संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या है? ये स्वर संधि क्या है कि जहां दो स्वर वर्णों का संयोग हो, दो स्वर वर्ण सिर्फ मिले। ठीक है,
स्वर वर्ण आप पढ़े हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। कौन कौन? अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ तक ही होता है। अंग, अह, अयोगवा है। ठीक है, वो समझाएंगे, या वर्ण चैप्टर पढ़ाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा वर्ण। ठीक है, तो कुल 11 स्वर वर्ण हैं। तो वो 11 स्वर वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? स्वर संधि बनाएंगे। कैसा संधि होगा वहां? स्वर संधि। जैसे समझिए, जैसे अ है और ये अ है, ये दोनों क्या है? स्वर है। अ भी स्वर है और ये अ भी स्वर है, दोनों के मिलने से क्या बन गया? आ बन जाता है। और आ की मात्रा लिखते हैं हम ऐसे, लिखते हैं ना, टी नहीं है ना, आ है ना। अरे ऐसे ही तो ऊपर का लाइन है कि नहीं? उसी तरह से आ एक वर्ण है और अ एक वर्ण है, दोनों के मिलने से फिर से आ बन जाता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? दो स्वर वर्ण मिल रहे हैं आपस में। क्या मिल रहे हैं? दो स्वर वर्ण मिल रहे हैं। तो इसी को क्या कहेंगे हम? किसकी संधि हो रही है? दो स्वरों की संधि हो रही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? स्वर संधि का उदाहरण है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, स्वर संधि के भी क्या है? 5 भाग हैं। स्वर संधि के मुख्यतः कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कौन कौन? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और आयाति। याद रहेगा? दीर्घ संधि को हम लोग आज पढ़ेंगे। दीर्घ संधि क्या है? कि दो सजातीय स्वरों के योग से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। दो सजातीय, सजातीय मतलब क्या? एक ही जाति का। स्वर वर्ण तो आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए अ, आ, ई, उ, है ना। तो इसमें सजातीय कौन है? ये दोनों सजातीय है, एक जाति का है कि नहीं? इसमें भी ह्रस्वई और दीर्घई, ये भी क्या है? दोनों सजातीय है। और ह्रस्व और दीर्घऊ, ये भी क्या है? सजातीय है। ठीक है, वैसे हम इसे पढ़ेंगे कैसे? ह्रस्वई या दीर्घई बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो गलत है ना। क्योंकि ह्रस्व का क्या मतलब होता है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाए हैं, तो दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा। लघु कहें या ह्रस्व कहें, उसका मतलब होता है छोटा। तो ह्रस्व ई यानी छोटी ई, दीर्घ ई यानी बड़ी ई, ह्रस्व उ, समझ मारी बात? दीर्घ उ। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ो इसमें भी ह्रस्व अ, दीर्घ आ। क्यों नहीं पढ़ते इसको? अगर इसी तरह से ह्रस्व ई या दीर्घ ई लगा के पढ़ना होता तो इसको भी तो हमको ह्रस्व अ और दीर्घ आ पढ़ना होता, लेकिन इसको सीधे पढ़ देते हैं अ आ। लेकिन यहाँ से ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ ऊ पढ़ने लगते हैं। गलत है कि नहीं? कैसे पढ़ेंगे? अ, आ, ई, उ, इस तरह से पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि ह्रस्व में क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है, 1 सेकंड का समय, और दीर्घ में 2 मात्रा का यानी कि 2 सेकंड का समय मान लीजिए लगता है। ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो लेकिन ये क्या है? मुख्य रूप से सजातीय है। क्या है ये? ये सजातीय वर्ण है। ह्रस्व और दीर्घ ई, और उसी तरह से ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये क्या है? सजातीय स्वर वर्ण है। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में किसी भी कंडीशन में मिलेंगे तो दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे यहाँ हम लोग समझे अ और अ को किसी तरह से मिलाएंगे, क्या बन जाता है? आ। आ क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है पहले समझ लेते हैं। दीर्घ स्वर समझिए कौन कौन होता है? आ, इसके बाद दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये तीनों जो है ये क्या होता है? हमारा दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है ये? इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं कि ये दोनों जब आपस में किसी तरह मिलते हैं ना, चाहे ये दोनों सजातीय मिले या ये दोनों आपस में मिले, तो दीर्घ ही बनाएगा। यानी इसका ये अ और आ को किसी कंडीशन में मिलाएंगे, चाहे अ मिलाएं या अ को कैसे भी मिलाएं। जैसे यहाँ देखिए, अ को अ के साथ मिलाएं, या अ के साथ आ मिले, या आ के साथ अ मिले, या आ के साथ आ मिले। अ आ को कैसे भी मिलाइए, बनेगा क्या? आ, और आ की मात्रा हो जाएगी इस तरह से। तो क्या बन रहा है? ये दीर्घ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कौन सा स्वर हुआ यहाँ? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ संधि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। समझ आई बात? उसी तरह से ह्रस्वई और दीर्घई भी जब आपस में मिलेगा तो उसको भी हम करेंगे। ठीक है, ह्रस्वई दीर्घई को भी किसी तरह से मिलाइए यहाँ पर, तो दीर्घ ई ही बनेगा। ह्रस्व उ और दीर्घ उ को भी किसी तरह से मिलाइए आप, जैसे इसको मिलाए है कि नहीं, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। तो इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं।
आई बात समझ में? दीर्घ क्यों नाम पड़ा इसका? यस इस तरह से दीर्घ संधि हो जाएगा। अब हम लोग संधि करके देखते हैं कैसे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए सत्य है प्लस अर्थी है, तो सत्य में क्या है? यहाँ यो में क्या छिपा हुआ है? अ है। वर्ण में जानते हैं कोई भी व्यंजन वर्ण है उसके लिए लास्ट में क्या छिपा रहता है? अ। नहीं, जैसे बोलते हैं क ख, तो लास्ट में आ जाता है। ख बोल रहे हैं तो अ आ जाता है, या क बोलेंगे क। कितना छोटा बोलोगे आ ही जाएगा, बोलोगे क, थोड़ा सा आया था, है ना? आए बिना बोल ही नहीं सकते, थोड़ा सा भी टाइमिंग लोगे, है ना? आ ही जाएगा। इसलिए कहा दिया कि जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यो क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो यो में क्या छिपा है? आई बात समझ में? प्लस अर्थी का ये अ, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? आकर की मात्रा बनाएगा नहीं बनाएगा? यहाँ देखिए, और मिलके क्या हुआ है? आकर की मात्रा हुई है। तो सत्य प्लस अर्थी, तो सत्य का क्या करेंगे? सत्य लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ना, क्योंकि अ तो निकाल दिए, तो यो मेरा क्या हो गया? यहाँ आधा ही हो गया है। क्या हो गया है? आधा ही हो गया है। यो में हलंत, यो निकाल दिए ना, इससे जब और निकाल देंगे तो मेरा यो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी हलंत हो जाएगा उसमें। तो ये सत्य में हलंत है। अब फिर इसका और दोनों मिलके मात्रा क्या बन गया? आकर की मात्रा। तो जैसे हम इसमें आकर की मात्रा जोड़ते हैं, कोई भी मात्रा यदि व्यंजन वर्ण में लगता है तो समझ जाइए कि वो लेटर पूरा हो जाएगा। नहीं, जैसे हम क ख च छ ट ठ पढ़ते हो तो उसमें अ छिपा हुआ है, और उसी में यदि अ जोड़ देंगे तो पूरा लेटर हो जाएगा, या आ भी जोड़ देंगे, आ भी तो स्वर है, तो वो भी क्या होगा? मेरा पूरा लेटर हो जाएगा। या हर्षई जोड़ दें या दीर्घ ई जोड़ दें, सब तो स्वर वर्ण ही है, तो उसको जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ सत्य में से क्या किए थे हम? और निकाल लिए थे दिखाने के लिए, और यहाँ भी अ ये अर्थी का अ ले लिए, निकाल लिए, दोनों मिलके आ की मात्रा। लेकिन ये जो सत्य लिखे थे, सत्य तो मेरा क्या हुआ? आधा ही होगा ना, यो का जो है आधा होगा, ये तो हलंत लगाएंगे यहाँ हम, और जैसे ही आकर की मात्रा जोड़ेंगे तो यो क्या हो? ये यो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सत्या हो गया, और लास्ट में क्या बचा है? थदरी का रेफ, तो थदरी का रेफ लगा दिए, यही हो गया सत्यार्थी। आई बात समझ में? उसी तरह से है शिव प्लस आलय। शिव में क्या है? वो में क्या है? अ छिपा हुआ है। अब हम बार बार ये नहीं समझाएंगे, वो आधा हो गया, जैसे यहाँ समझा दी उसी तरह से आप सब में समझ जाइएगा, नहीं तो टाइमिंग लग जाएगा। ठीक है, तो शिव में अ है, अब प्लस आलय में आ है कि नहीं? ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? आ की मात्रा होगी। यहाँ देख रहे हो अ और आ, अ के साथ यदि आ मिले आ ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो गया? शिव का शिव ही लिख दिए हम यहाँ, और आलय मीन्स होता है घर, तो ये दोनों मिलके आकर की मात्रा बना रहा है, तो ये आकर की मात्रा यहाँ लिख दिए। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा? लय, लास्ट में लिख दिए लय, यही हो गया शिव प्लस आलय शिवालय। उसी तरह से विद्या प्लस आलय विद्यालय, क्योंकि विद्या में क्या है? आकर की मात्रा है, आकर की मात्रा है ना यहाँ, अब प्लस इसमें भी आ है, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? आकर की मात्रा ही होगा, चाहे हम इसको आ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो आ हो जाएगा। तो विद्य का क्या लिखेंगे हम यहाँ? विद्य लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? और ये मात्रा और ये आ दोनों मिलके क्या बनाया? आकर की मात्रा बनाया, तो आकर की मात्रा लग गया, और लास्ट में है लय, तो लय का लय हो गया। तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय क्या हो गया? उसी तरह से तथा प्लस अस्तु, तो तथा में क्या है? आ की मात्रा है, तो हम आ लिख दिए, ये प्लस यहाँ अ है, अस्तु में अ है, तो आ के साथ अ मिलाएंगे, आ के साथ यदि अ मिलाएंगे ये वाला, तो क्या होगा? हमारा आकर की मात्रा होगा, है ना? तो क्या हो गया? ये आकर की मात्रा हुआ। उसी तरह से तथ का तथ लिखेंगे, तो तथ लिख देंगे यहाँ, और ये आ और ये दोनों मिलकर क्या बनाए? आकर की मात्रा, तो यही आकर की मात्रा लगा है, और लास्ट में क्या बचा? इसमें स्वतस्नु हर्षुक है, स्वतस्नु हर्षुक क्या हो गया? तथास्तु, तथा प्लस अस्तु तथास्तु। तो दीर्घ स्वर में ये भी याद रखना है आपको कि ये दोनों जो शब्द हो, दोनों का अपना अपना भी कोई मतलब हो। ठीक है, ज्यादातर यही होता है। उसी तरह सत्य प्लस अर्थी, दोनों का अपना अपना मतलब है। शिव का अलग मतलब है, आलय का अपना मतलब है, और शिवालय का अपना मतलब है। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तभी पूछ लीजिए। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग,
जैसे हर्षई हर्षई के साथ मिले या हर्षई दीर्घई के साथ मिले या दीर्घई हर्षई दीर्घई दीर्घई, ये सब किसी भी कंडीशन में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई होगा। इसकी मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है, समझिए। जैसे गिरी प्लस इंद्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिरिंद्र। यानी गिरी के साथ यदि इंद्र का योग करेंगे, संयोग करेंगे तो गिरिंद्र बनेगा। ठीक, कैसे समझिए। रॉ में किसकी मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा है, और यहाँ इंद्र में हर्षिकार की हर्षई दिया हुआ है, तो इसमें भी समझो हर्षई है और यहाँ भी हर्षई है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घई बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ गिर का क्या लिखेंगे, हम गिर लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो मात्रा हट गया है, और ये दीर्घिकार लगाते यही दीर्घिकार की मात्रा हो जाती है, और लास्ट में यहाँ बचा नौद्रव संयुग, तो नौद्रव संयुग लगा दिए, यही हो गया गिरेंद्र। ठीक है, उसी तरह से कपि प्लस ईश, कपीश, कपि का क्या है, हर्षिकार की मात्रा, और इसमें ईश, ईश मतलब भगवान, कपि मतलब हनुमान, जिसको बोलते हैं ना, हनुमान जो है उनको क्या कहते हैं, कपि कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें हो गया जय कपीश तिहु लोक उजागर, है ना। तो कपीश यानी कपि के जो भगवान हैं, कपीश। ठीक, तो हर्षिकार की मात्रा और यहाँ दीर्घिकार की मात्रा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, यही वाला कंडीशन हो गया, दीर्घिकार हो जाएगा। तो यही कप का क्या लिखेंगे, कप लिखेंगे क और प, अब बाकी ये दोनों मात्रा मिलके क्या हो गया, दीर्घिकार की मात्रा, तो दीर्घिकार लग गया, और लास्ट में तालब विषय है, लास्ट में तालब विषय जुड़ गया, यही हो गया कपीश। आई बात समझ में। नदी प्लस ईश, इसमें क्या है, दीर्घ ई है नदी में ये, और ईश मतलब भगवान को जान ही रहे हैं, तो दीर्घ ही और दीर्घ ही मिलेगा तो क्या होगा, दीर्घिकार की मात्रा होगी, यही देख रहे हैं, दीर्घ ही मिलेगा तो क्या होगा, दीर्घिकार ही होगा। तो यही हो गया, नद का नद लिखे, और ये दोनों मात्रा मिलके हो गया दीर्घिकार की मात्रा, और लास्ट में बचा तालब्य लिख दिया, यही हो गया नदीश। ठीक, परि प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, परीक्षा। कैसे, रॉ में हर्षिकार की मात्रा है और इच्छा में दीर्घ ही है, यानी कि ये हो गया हर्षई और इधर हो गया ये दीर्घ ही, ये दोनों मिलके बना लिया दीर्घिकार की मात्रा। तो पर का पर लिखे, और ये दोनों मिलके हो गया मात्रा दीर्घिकार की, और अक्षाका का लिख दिया, यही हो गया परीक्षा। ठीक है, उसी तरह से हर्ष उ और दीर्घ उ, क्योंकि ये दोनों सजातीय है, सजातीय का ही दीर्घ में तो सजातीय वर्ण ही तो मिलते हैं। तो हर्षवु दीर्घवु किसी भी कंडीशन मिले, चाहे शुरू में हर्षवु हो या लास्ट में दीर्घवु हो, या दोनों हर्षवु हो, चाहे दोनों हर्षवु हो, एक हर्षवु दूसरा दीर्घ उ हो, या दीर्घ उ और हर्षवु दीर्घवु, किसी कंडीशन मिले दीर्घ उ ही बनाएगा, इसकी मात्रा ये होगी। ठीक, समझिए। भानु जोड़ उदय, भानुदय, भानु में क्या है, हर्षवु है, यहाँ हर्षु का हर्षवु, अब प्लस ये हो गया उदय का हर्षवु, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घवु हो जाएगा। तो भान का भान लिखे, ये दोनों मात्रा मिलके क्या लग बना लिया, ध्रुवकर की मात्रा, तो ध्रुवकर की मात्रा लग गया यहाँ, और लास्ट में दय है तो लास्ट में दय लिख दिए, यही हो गया भानुदय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। गुरु प्लस उपदेश, रॉ में देखो ये हर्षुकार की मात्रा है, ये क्या है, हर्षवु है, अब प्लस उपदेश का ये हर्षवु है, दोनों मिलकर क्या होगा, दीर्घवु, यही ना, हर्षवु प्लस हर्षवु दीर्घवु है, ऊपर वाला ही हो गया। तो गुर का गुर लिखेंगे, आई दोनों मिलके हर्षवु और दीर्घवु, हर्षवु दोनों मिलकर क्या होगा, दीर्घवु हो गया, दीर्घकार की मात्रा लग गया, और लास्ट में बचा पदेश, तो यहाँ भी लिख दिया लास्ट में पदेश, तो गुरुपदेश हो गया। उसी तरह से लघु जोड़ ऊर्मी, लघु में हर्षुकार है और ऊर्मी में दीर्घुकार है, तो हर्षवु और दीर्घवु ये वाला हुआ ना, दोनों मिलके क्या बनाएगा, दीर्घुकार की मात्रा। तो लघ का लघ लिख देंगे, इसी में दीर्घुकार की मात्रा लगा देंगे, अब मौ में हर्षिकार रेफ बचा है, मौ में हर्षिकार में रेफ जोड़ दिए, यही हो गया लघु ऊर्मी। उसी तरह से वधु प्लस उत्सव, वधु में देख रहे हो कि दीर्घुकार की मात्रा है, अब प्लस यहाँ हर्षु को उत्सव में हर्षवु है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घवु बन जाएगा, यानी दीर्घवु और हर्षवु ये वाला होगा कि नहीं। तो वध का वध लिख देंगे, और ये मात्रा, ये दोनों का मात्रा का मतलब हो गया यहाँ दीर्घवु लिख दिया यहाँ, और तौसो संयोग हुआ बचा है, तो तौसो संयोग हुआ लास्ट में लिख दिया, यही हो गया वधुत्सव। इसी तरह से आपका स्वर संधि का ये दीर्घ संधि चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम है? चलिए याद करके आना है, ओके।